जय हिंद साथियों, तो फिर से आपका एक प्राचीन भारत के नए सीरीज में स्वागत है। और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। और मौर्य वंश से जो आपके टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये हमारा सीरीज नंबर 9 है। तो अगर अभी तक आपने आठों सीरीज को नहीं देखा है तो आपको जो है कि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है प्राचीन भारत का, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और ये मैं जो आपको प्रश्न बताता हूँ ये आपके आईएएस से पीसीएस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसको फटाफट से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा। तो आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार है वो सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर हमारे यहाँ पे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, बिंदुसार उसके बाद भाई कौन बैठा, तो उसके बाद अशोक, अशोक। ठीक है, तो यानी सबसे पहले भाई कौन बैठा, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ पे बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद यहाँ पे उसका बेटा अशोक आया। यानी और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिंदुसार को यहाँ पे पुत्र का पिता और पिता का पुत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, वहाँ पे पुत्र था। और ये जो कि जो अशोक है उनका यहाँ पे पिता था। ठीक है, बिंदुसार। तो इसको आप याद रखिएगा, इसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है बिंदुसार का इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है बिंदुसार। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में जो यूनानी राजदूत आया था वो कौन था। तो भाई आपको याद होगा कि जो राजदूत आया था वो था मेगास्थनीज। ठीक है, और मेगास्थनीज की एक पुस्तक भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज की भाई पुस्तक कौन सी है, तो भाई इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की जो है पुस्तक है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज का आपको इमेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था। तो सारनाथ का जो स्तंभ है यानी अशोक स्तंभ जिसे हम कहते हैं, तो इसको भाई कौन बनवाया था, तो इसको अशोक ने बनवाया था। यानी अशोक स्तंभ है तो भाई अशोक ने ही बनवाया होगा अपने नाम पर ही। तो ये सारनाथ का जो स्तंभ है इसको अशोक ने बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे अशोक है यहाँ पे साइड में, और यहाँ पे इनका जो कि अशोक स्तंभ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है, ये जो हमारे पे ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और ये जिस स्तंभ पे खड़ा है उसे हमको अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि किस अभिलेख में अशोक का नाम जो है उल्लिखित है। ठीक है, तो उल्लिखित करने का मतलब है कि किस अभिलेख में या फिर किस शिलालेख में अशोक का जो नाम है केवल अशोक यहाँ पे लिखा गया है और कुछ भी उनका नाम नहीं पता चलता है। ठीक है, तो यानी किस में भाई अशोक केवल नाम लिख दिया गया था अभिलेख में। तो आपको याद होगा कि मास्की जो है, ठीक है, मास्की जो है आपको याद होगा कि यह हमारा कर्नाटक में जो मास्की अभिलेख मिला, जो शिलालेख मिला है उसमें हमारा क्या नाम है, तो यहाँ पे अशोक जो है इनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मास्की और जो आपका गुर्जरा है, ठीक है, गुर्जरा और मास्की। ठीक है, तो गुर्जरा और मास्की दोनों में इनका जो नाम है वो अशोक लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास्की जो है वो आपका यहाँ पे कर्नाटक में मिला है, और जो गुर्जरा है ये आपका मध्य प्रदेश यानी एमपी में जो कि मिला है। और इसी प्रकार से मैंने आपको और बताया था कि नेटूर और उदय गोलान जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में इनके कुछ यहाँ पे शिलालेख जो कि देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए इन दोनों, ये जो मैं आपको अभिलेख बताया हूँ कि मास्की और जो गुर्जरा है, ठीक है, यानी इन दोनों में केवल अशोक लिखा गया है। और जो आपका नेटूर और उदय गोलान है उसमें भी केवल अशोक लिखा गया है। लेकिन एक और अभिलेख है जिसमें इनका जो नाम है स्पष्ट एकदम क्लियर हो जाता है कि यह जितना भी अभिलेख मिल रहा है वह आपका यहाँ पे अशोक के ही मिल रहे हैं। यानी वो भबरू अभिलेख है जिसमें अशोक का जो नाम है वो एकदम क्लियर क्लियर पता चल जाता है। तो जो भबरू अभिलेख है उसमें उनका नाम एकदम स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा है भाई कि मगध सम्राट अशोक। ठीक है, यहाँ पे मगध सम्राट अशोक लिखा गया है। अब भाई तो पता चल ही गया होगा कि भाई मगध सम्राट अशोक है, यानी मगध के क्या थे, राजा थे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया होगा कि जो अभिलेख है यानी कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें केवल अशोक का नाम उल्लिखित है। तो ये आपको पता चल गया होगा कौन सा भाई, तो यहाँ पे मास्की का यहाँ पे जो लघु शिलालेख है इसमें आपको मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला के सामने प्रश्न दिया गया कि मौर्य परिषद में निम्नलिखित राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था। ठीक है, यानी मौर्य परिषद में कौन सा जो राजस्व एकत्रित करने से यानी जो धन एकत्रित करने से संबंधित था, तो ये आपको बताना है। तो भाई कौन था, तो समाहर्ता जो है वो यहाँ पे जो राजस्व एकत्रित करने से संबंधित था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने प्रश्न है कि भाग एवं बलि थे। ठीक है, तो भाई भाग और बलि भाई क्या था, तो आपको पता होगा कि भाग जो था या फिर बलि जो था वो एक प्रकार का कर था, यानी जो उनसे टैक्स लिया जाता था उसी को यहाँ पे भाग या फिर बलि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे राजस्व के स्रोत हो जाएगा। ठीक है, यानी पैसा जहाँ से हमारा इनकम आता है जिसको हम राजस्व कहते हैं,
हैं, उसी को हम यहाँ पे भाग या फिर बलि के नाम से जानते थे अशोक के काल में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे 7वां वाला प्रश्न दिया गया कि अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो उसमें मतलब किसमें लिखे गए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि वहाँ पे उस समय संगम काल था। ठीक है, यानी जो संगम काल जैसे कि तो यानी अशोक के ऐसे कौन से शिलालेख थे जिसमें हमको संगम राज्य यानी जो संगम काल था उसके बारे में जो कि हमको पता चलता है। ठीक है, यानी उसके विषय में हमको पता चलता है। तो आपको पता होगा कि संगम काल जो था हमारे इस प्रकार से दक्षिण भारत जो नीचे का, तो यहाँ पे हमारा संगम काल था, जहाँ पे हमारा यहाँ पे चेर था, यहाँ पे हमारा पांड था, यहाँ पे हमारा चोल था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था, तो जो हमारे यहाँ पे चेर है ना, चेर का हमको वर्णन मिलता है जो अशोक का जो दूसरा शिलालेख है इसमें हमको मिलता है। यहाँ पे चेर वंश का जो यहाँ पे जो हमारा था संगम काल में जो चेर था उसका हमको पता यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे और जो हमारे यहाँ पे जो दूसरा शिलालेख है अशोक का, इसमें लिखा गया है यानी चेर वंश को केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ पे चेर वंश था उसका यहाँ पे केरल पुत्र, ठीक है, केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केरल पुत्र के नाम से इनके जो शिलालेख है, जो दूसरा वाला शिलालेख है, इसमें हमको पता चलता है। और जो 13वां जो शिलालेख है इसमें भी कलिंग युद्ध उस समय हुआ था, तो कलिंग युद्ध के समय में यहाँ पे संगम राज्य के बारे में हमको पता चलता है, यानी संगम काल के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि जो दूसरा और जो हमारा 13वां शिलालेख है उसमें हमको पता चलता है कि उस समय में यहाँ पे संगम राज्य या फिर संगम काल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देगा 8वां वाला कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, वो उनका भाई जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित है, तो वो राजनीति का एक जो किताब है। ठीक है, यानी राजनीति जीवन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है और ये भी आप याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में कितने भाई लेसन है, तो यहाँ पे आपको अर्थशास्त्र देखने को मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में भाई 15 लेसन है। ठीक है, 15 लेसन है और उसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में बताया गया है, यानी 7 सिद्धांत के बारे में जो कि बताया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 15 जो कि इसमें लेसन है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कौटिल्य का जो कि अर्थशास्त्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है वो मुख्यतः बना था। तो आपको याद होगा कि उस समय में यानी अशोक के समय में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भवन बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, यानी स्थापत्य कला की बात की जाए तो वो लकड़ी के जो कि भवन बनते थे। तो ये उस समय में भाई हमारा कौन सा जगह यहाँ पे लकड़ी का जो है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो था वो मुख्यतः लकड़ी का ही बना था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यानी कौन सा वो प्राचीन नगर है जिसका अवशेष हमें कुम्भरार स्थल से हमको प्राप्त होता है, तो भाई वो कौन सा जो कि नगर है, तो वो पाटलिपुत्र है। ठीक है, पाटलिपुत्र के जो अवशेष है हमको कुम्भरार से जो कि देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पे दिखा देते हैं इमेज के साथ ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होगा कि पाटलिपुत्र है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा लिखा गया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम साफ साफ लिखा गया कि पाटलिपुत्र के प्राचीन भग्नावशेष कुम्भरार पटना। ठीक है, यानी पटना में जो यानी पाटलिपुत्र जो है इसी के हमको यहाँ पे अवशेष जो है हमको मिलते हैं कहाँ पर, तो यानी कुम्भरार जो स्थल है वहीं से हमको यहाँ पे पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र के बारे में हमको यहाँ पे जो नगर था वो हमको पता चलता है। ठीक है, आज भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में सबसे जो पहले है वो किसने पढ़ा था, यानी किसने पढ़ा था, यानी अशोक के जो अभिलेख थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ये आपको याद होगा कि ये बहुत ईजी है भाई, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात को अपने मन में बैठा लीजिए कि जहाँ पर भी पढ़ा कब आता है, ठीक है, यानी किसने जो कि लिपियों का या फिर अभिलेखों को पढ़ा था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट प्रश्न है, लास्ट है आपका भाई कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था। ठीक है, तो यानी सीता जो था ना, देखिए सीता का मतलब कि यहाँ पे कोई देवी हुई से मतलब नहीं है, यहाँ पे सीता का मतलब है कि सरकारी भूमि। ठीक है, उस समय की जो सरकारी भूमि होते थे उसको हम सीता भूमि के नाम से जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कौन सा, तो राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय था उसी को हम यहाँ पे सीता के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी जो सरकारी भूमि से जो हमको आय प्राप्त होता था उसको यहाँ पे सीता जो कि आय या फिर सीता कर के नाम से उसको जानते थे। ठीक है, तो यानी जो सरकारी भूमि होती थी ना उसी को यहाँ पे सीता भूमि के नाम से जानते थे और उससे जो कर आता था उसको यहाँ पे सीता कर के नाम से जानते थे। तो आई होप आपको यहाँ पे मौर्य वंश जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा जो 9वां सीरीज है वो कंप्लीट होता है और हम बात करेंगे 10वें सीरीज में। 10वें सीरीज में हम बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में और उससे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपको और भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।